हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है इन दी 9th रिवीजन क्लास फॉर द एफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जैव एग्जाम। और आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन अबाउट द मॉड्यूल ए ऑफ द एएफएम कंपोनेंट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 says which among the following statements is incorrect अबाउट द इंटरनल ऑडिट इन बैंक्स। तो बैंक्स में जो इंटरनल ऑडिट होता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर ए, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन शुड नॉट बी आउटसोर्स, कि इंटरनल ऑडिट जो है वो आउटसोर्स यानी कि किसी बाहर की एजेंसी या बॉडी के द्वारा हमें नहीं करवाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉइज कैन बी हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर इंटरनल ऑडिट, कि अगर हम चाहते हैं और बैंक को ज़रूरत है तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज बैंक से लीव कर चुके हैं उनकी एक्सपर्टीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर उनको बैंक के अंदर ऑडिट के लिए लाया जा सकता है। The head of internal audit should be appointed for a long period, preferably for a minimum of 3 years, कि internal audit का head जो है उसको at least 3 years या उससे ज़्यादा टाइम के लिए अपॉइंट किया जाए। And the remuneration of the internal audit staff should be linked to the financial performance of business lines। ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस बनाने के लिए और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए कोशिश ये करते हैं कि जो भी इंटरनल ऑडिट स्टाफ के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको जो सैलरी मिलती है, जो भी उनको पैसा मिलता है, वो बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी लिंक ना हो, क्योंकि अगर ये लिंकेज होती है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर डेवलप होता है। और ऐसा हो सकता है कि इंटरनल ऑडिट में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा मोटिवेट हों कि वो इंटरनल ऑडिट इस तरीके से करें कि जो बैंक की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अगर उसमें कुछ अनएथिकल चीजें भी हो रही हैं, कुछ गलत चीजें भी वहां पर हो रही हैं, ऑडिट में कुछ गड़बड़ी दिखाकर भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एग्जेजरेट किया जा रहा है, तो वो सारी चीजों को छुपाने का काम इंटरनल ऑडिट कर सकता है। तो इसीलिए हम उनको बिल्कुल अलग रखते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस लाइंस। क्लियर? Next, question number 2. Which of the following statement is incorrect about concurrent audit? Concurrent audit के बारे में क्या गलत है यहाँ पे? It shortens the interval between a transaction and its examination. Yes, concurrent audit में हम usually कोशिश करते हैं कि जितना कम interval हो between the transaction which is happening और जो उसकी auditing हो रही है उसके बीच में, वो कम से कम टाइम हमें रखना चाहिए। There is emphasis on test checking rather than substantive checking in key areas. नहीं, concurrent audit के अंदर हमारी ज़्यादा फोकस होता है कि जो key areas हैं, जो important functions हैं, बैंक के core functions हैं, वहाँ पर substantive checking जो है वो लगातार की जाए, ना कि test checking जो है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर incorrect हो जाता है। It is a continuous audit which goes on all year round. Yes, it goes all year round. Any exceptions found are recorded in the concurrent audit report, और जो कि सेंड की जाती है विजिलेंस ऑफिसर्स को भी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Next comes question number 3. Which among the following are included in the minimum areas of coverage under concurrent audit according to RBI guidelines? RBI guidelines कहता है कि concurrent audit में कम से कम कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। कैश ट्रांजैक्शंस जो डे टू डे बेसिस पे होती हैं, yes they are included in concurrent audit. ट्रेजरी के ऑपरेशंस, yes they are also included in the concurrent audit. ऑपरेशन आउटसोर्सिंग ऑफ ऑपरेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट। बेसिकली कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर जो इंटरनल फंक्शंस है बैंक्स के, उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस होता है। एंड द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आर अगेन पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 4 आर द इंक्लूडेड पार्ट इन द कॉन्करेंट ऑडिट। Next, the scope of work to be entrusted to concurrent auditors, coverage of business or branches etc. is left to the discretion of concurrent audit। का scope of work क्या होगा? ऑडिटर्स जो concurrent audit कर रहे हैं वो किन किन चीज़ एरियाज को कवर करेंगे, किन चीज़ों को कवर करेंगे, कौन सी ब्रांचेस को कवर करेंगे, ये डिसीजन लेने का काम किसका होता है? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का, CEO ऑफ द बैंक, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बैंकिंग ओम्बड्समैन। Head of internal audit is the person who basically decides ki what is the coverage or what is going to be the minimum scope of coverage of the concurrent auditors of the bank। हालांकि ये जो उनको परमिशन है वो मिलती है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को विद द अकाउंटिंग ऑडिटिंग बोर्ड ऑफ द बैंक ऑल्सो। तो जो भी डिसीजन हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट लेंगे वो बैंक के ऑडिट बोर्ड से भी अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? दोबारा से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन नंबर ए, बैंक्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड डेवलप अ रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर कंकरेंट ऑडिटर्स। यस, कंकरेंट ऑडिटर्स का डेली जो कंकरेंट ऑडिट हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे होगी ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तय करता है।
minor irregularities pointed out by the concurrent auditors shall be brought to the notice of head office and controlling office। यहां पर गड़बड़ क्या होगी कि माइनर इरेगुलरिटीज नहीं, कोई मेजर इरेगुलरिटी अगर आपको मिलती है कॉन्करेंट ऑडिटर्स को, तो वो इरेगुलरिटीज जो है हेड ऑफिस, कंट्रोलिंग ऑफिस, विजिलेंस ऑफिसर्स के पास फॉरवर्ड की जाती हैं। माइनर इरेगुलरिटीज अगर कोई हुई हैं तो वो उस बैंक के ब्रांच के लेवल पर ही उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। The zone-wise findings of the concurrent audit may be reported to the auditing board (LMC) on a quarterly basis. Whenever fraudulent transactions are detected, they should immediately be reported to the internal audit department and also to the chief vigilance officer. This is also correct. Correct answer again यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर minor irregularities को हमें हेड ऑफिस को या कंट्रोलिंग ऑफिस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो आरबीआई ने डिजाइन किया है, इट हैज बीन मैंडेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट किन बैंक्स के लिए कंपलसरी है? ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, यस बिल्कुल जरूरी है, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। ऑल रीजनल रूरल बैंक्स, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके लिए जरूरी है? नहीं, रीजनल रूरल बैंक्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो योर इंटरनल ऑडिट ऑफ रिस्क बेस्ड। ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, जितने भी एनबीएफसीज हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग हैं वो जरूरी हैं। एंड ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ एंड अबव, जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए 1, 3 and 4, right? So all the NBFCs, all the scheduled commercial banks and all the urban cooperative banks with asset of more than 500 crore, they are mandated to undergo risk based internal audit system which has been mandated by the RBI. Clear? Next, question number 7, a firm has deposited with the bank rupees 50,000 cash but bank credited this amount to another account. A check issued by the firm for rupees 43,000 has been dishonored due to the above reason. The balance as per cash book is 9745. What is the balance as per passbook? तो ये बेसिकली एक बैंक रिकंसिलिएशन का आपका क्वेश्चन है। आपको ऑलरेडी बैलेंस पर कैश बुक दिया गया है, तो बैलेंस पर कैश बुक कितना निकल कर आ रहा है? 9745, राइट? गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि द बैंक हैज डिपॉजिटेड रुपीज 50,000 कैश इनटू सम अनदर अकाउंट। तो आपने 50,000 कैश अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवाया था, लेकिन वो किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। सो दैट मीन्स योर अकाउंट इज नॉट शोइंग दिस बैलेंस ऑफ 50,000 रुपीज। सो इस बैलेंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी कैश बुक के स्टेटमेंट से, क्योंकि कैश बुक के अंदर हमने ऑलरेडी 50,000 को रिकॉर्ड कर लिया था। तो हम यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज द कैश डिपॉजिटेड इट हैज गॉन टू सम अदर अकाउंट। इसकी वजह से जो हमारे बैंक के अंदर 50,000 का बैलेंस होना चाहिए था वो नहीं है, और हमने जो चेक डाला था, हमारे कस्टमर ने जो चेक डाला था 43,000 रुपीज का, ये कैश ये इन कैश नहीं हो पाया, ये डिसऑनर हो गया क्योंकि बैंक की यहां पर गलती थी। तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर भी रिकॉर्ड कर लिया था कि ये 43,000 रुपीज की जो पेमेंट हमने करनी है ये पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ये पेमेंट एक्चुअली नहीं हुई है क्योंकि क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है। सो बेसिकली यहां पर बैलेंस कितना हमारा निकल कर आएगा? बैलेंस हमारा निकल कर आएगा अबाउट 2745, राइट? 2745 का जो बैलेंस है, दिस बैलेंस इज एक्चुअली द बैलेंस एज पर पासबुक। इसको अगर और शॉर्ट तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो हमें क्या पता चलता है कि 50,000 कैश हमने बैंक के अंदर डाला था, और ये 43,000 कैश जो है वो बैंक से विथड्रॉ कर लेना था थ्रू चेक बाय सम ऑफ आवर क्लाइंट। सो एक्चुअली हमारे बैंक के अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए था? हमारे बैंक के अंदर 50 - 43, दैट इज 7,000 बैलेंस होना चाहिए था। ठीक है, ऑलरेडी हमारी कैश बुक के अंदर बैलेंस क्या दिखा रहा है? 9745, और ये जो 7,000 का एक्स्ट्रा बैलेंस होना चाहिए था बैंक के अंदर, वो बैलेंस वहां पर मौजूद नहीं है। तो हम रिकंसाइल करने के लिए पासबुक का अगर बैलेंस फाइंड करेंगे तो हम 7,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9745 में से, और हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी 2745। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डेप्रिसिएशन मेथड इन विच द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू एंड एसेट्स लूज इक्वल वैल्यू एवरी ईयर इज कॉल्ड एज। जब एसेट्स हर साल इक्वल वैल्यू लूज करते हैं तो वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। द स्ट्रेट लाइन मेथड इज द मेथड वेयर द एसेट इज डिप्रिशिएटेड बाय सेम अमाउंट एवरी ईयर, और ये जो डेप्रिसिएशन है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द डैश इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। तो ये बुक वैल्यू नहीं होती, बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो हमारे अकाउंटिंग बुक्स के अंदर हमने रिकॉर्ड कर रखी है उस एसेट की। रेसिडुअल वैल्यू इज द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कह लीजिए, रेसिडुअल वैल्यू कह लीजिए, दिस इज द वैल्यू जो हम एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद जो वैल्यू बचती है, दैट इज योर रेसिडुअल वैल्यू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. Machinery costs rupees 5 lakh and its life is 15 years and scrap value is 50,000 rupees. What is the depreciated value of the machinery at the end of the 4th year as per the straight line method? तो ये अगेन एक न्यूमेरिकल है. थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा. क्योंकि आंसर के लिए मैं इस बिना वेट किए आपको सॉल्व करके बता देता हूं. देखिए जो मशीनरी की कॉस्ट है वो कितनी निकल कर आई हमारे पास. द मशीनरीज कॉस्ट हैज बीन टेकन आउट टू बी रुपीज 50 लाख, सॉरी रुपीज 5 लाख, राइट. एंड द स्क्रैप वैल्यू इज रुपीज 50,000. सो अगर हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें तो जो बुक वैल्यू निकल कर आएगी जो इस पूरे एसेट की वो कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी 4,50,000. ठीक है. एंड दिस 4,50,000 इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर द स्कोप ऑफ 15 ईयर्स. सो इफ आई वांट टू, अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल बराबर होती है, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन होती है. और वो कितना अमाउंट होता है उसका, द book value of the asset, that is 4,50,000 upon the number of useful life of years, 15 years. Right? ये कितना अमाउंट निकल कर आता है, दिस कम्स आउट टू बी 30,000 पर ईयर. तो हर साल 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हमें इस पूरी मशीनरी के ऊपर. अब हमसे क्या पूछा गया है, दैट व्हाट इज द डेप्रिशिएटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी रुपीज 5 लाख, दैट वाज द ओरिजिनल परचेज प्राइस, माइनस 4 टाइम्स 30,000. क्योंकि पहले साल में 30,000 जाएगा, दूसरे साल में 30,000, तीसरे साल में 30,000 एंड 4th ईयर में भी 30,000 रुपीज. सो इट विल बी 4 टाइम्स 30,000, दैट इज 1,20,000 रुपीज. सो 5 लाख माइनस 1,20,000 रुपीज इज 3,80,000 रुपीज. दैट विल बी दी वैल्यू, a depreciated value of the asset after end of the 4th year. So correct answer here comes out to be option number B, 3,80,000 rupees. क्लियर है. स्ट्रेट लाइन मेथड से तो सिंपली हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर देखिए इसी तरीके से, अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 5 लाख, द डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अब यहां पर बैलेंस मेथड जो है, डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो चेंज हो गया है, डिमिनिशिंग बैलेंस आ गया है. इफ द मशीन इज सोल्ड फॉर रुपीज 4,50,000 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस. तो यहां पर हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हमने क्या देखा कि रेट कितना दिया गया है, 10% का. सो आफ्टर द एंड ऑफ 1st ईयर, what will be the depreciated value, 5 lakh, that is the original price, minus 10% of original value, that is 5 lakh. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, it is 90% of 5 lakh. क्लियर बात हो गई. अगर हम 10% की वैल्यू से डिमिनिश करने जा रहे हैं तो अगर हम हर साल जो भी उसकी वैल्यू बच रही है उस वैल्यू में से वो सब्ट्रैक्शन कर दें उस पर्टिकुलर रेट की, यानी कि यहां पर 10% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो मैं आफ्टर द एंड ऑफ ईयर अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि कितनी वैल्यू बची है तो 90% ऑफ द एसेट वैल्यू बची रहेगी. ठीक है. तो मैं 90% ऑफ 5 लाख यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं. कितना अमाउंट आएगा, 4,50,000 रुपीज. ठीक है. आफ्टर द 2nd ईयर अगेन 10% का मेरा डेप्रिसिएटिंग एसेट है, तो मैं 90% ऑफ 4.5 लाख, दैट इज 4,50,000, वो कैलकुलेट कर लूंगा यहां पे. वो कितना निकल कर आएगा, 4,05,000 रुपीज. ठीक है. आफ्टर 3rd ईयर, जो 3rd ईयर के एंड में ही मुझे डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है, कितनी हो गई 3rd ईयर के एंड में, 90% ऑफ 4,05,000, वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारी, अराउंड 3,64,500. ठीक है, 3,64,500. अब मैंने कितने में बेच दिया है अपना ये पूरा सामान, मैंने इसको आफ्टर द एंड ऑफ द 4 ईयर 45,000 रुपीज में सेल किया है. वैल्यू एक्चुअली मेरे बुक्स में कितनी है, 3,64,000. तो क्या मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने ज्यादा प्राइस में बेचा है. प्रॉफिट कितना होगा, 4,50,000 माइनस 3,64,500, दैट कम्स आउट टू बी 85,500. तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑफ 85,500
500 रुपीज। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, कैलकुलेशंस चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस करना आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको कैलकुलेटर जो है वहां अवेलेबल रहे और आपको बस फॉर्मुलास पता रहे तो आप बहुत इजीली इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। On 1st January 2018, Abhinav and company purchased a machinery by a check of rupees 4 lakhs. The estimated scrap value of the machinery is rupees 60,000. Depreciation is provided at rupees 15% per annum by diminishing balance method. Calculate the value of machinery at the beginning of third year. So यहाँ पर हमें अभिनव और कंपनी की परचेज वैल्यू दे दी गई 4 लाख रुपीज की और स्क्रैप वैल्यू भी हमें दे दी गई 60,000 रुपीज की। सो एक्चुअल वैल्यू जो डेप्रिशिएट होगी पूरी वो हमारे अकाउंट बुक्स के अंदर कितनी बनेगी? 4 लाख माइनस 60,000, दैट विल बी 3,40,000 rupees, and this 3,40,000 rupees is going to be depreciated by 15% according to the diminishing balance method। और मुझे beginning of third year यानी end of second year पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर व्हाट विल बी दी वैल्यू? 15% का डेप्रिशिएटिंग रेट है तो वैल्यू कितनी बचेगी? 85% और 0.85 इंटू 3 लाख इंटू 4 लाख। ठीक है, क्योंकि यही हमारी परचेज वैल्यू है, राइट। सो 4 लाख हमारी वैल्यू है और 4 लाख में से हमने इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे कितनी हमारी वैल्यू बचेगी? 0.85 इंटू 4 लाख। So that will be around 3,40,000, right? And उसके बाद at the end of the second year, so if we talk about again 85% or 0.85 into 3,40,000, this will come out to be around 2,89,000। ठीक है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर इज हाउ मच? 2,89,000 रुपीज। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, राइट, 2,89,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अगेन डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 10 lakhs, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ रुपीज 10 lakhs वर इनकर्ड of rupees 1 lakhs were incurred more, and depreciation at the 10% was charged on a straight line basis. The machine was sold for rupees 6 lakhs after 5 years. Calculate the profit or loss on sale of machine. So again हम यहाँ पर straight line method को यूज करेंगे। वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए क्या होगा, तब तक मैं इसकी कैलकुलेशन आपके लिए कर देता हूं। नाउ मशीन की परचेज प्राइस कितनी निकल कर आई है? रुपीज 10 लाख की, लेकिन इसमें हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो है वो 1 लाख के एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी इस मशीन को पूरा इंस्टॉल करने की? द टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी 10 प्लस 1 लाख, दैट इज 11 lakhs। क्लियर है। Now the depreciation is provided at rupees 10% on a straight line basis, और 5 साल के बाद मशीन को हमने 6 lakhs के लिए बेचा है, तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी? द डेप्रिसिएशन वैल्यू पर ईयर विल बी rupees 11 lakhs, right? And the depreciation is again 10%. So at the end of 5 year it will be 11 lakhs minus 5 into 10% of 11 lakh, that is 1,10,000। क्लियर हो गया ना? क्योंकि हमें 10% की डिप्रिशिएटिंग वैल्यू निकल कर आ रही है। वो कितनी निकल कर आ रही है? 1,10,000 रुपए, और 5 साल में 1,10,000 रुपए कितनी बार, यानी 5 बार डिप्रिशिएट होंगे। तो इसका मतलब होगा 11 लाख माइनस 5,50,000। सो हमारे अकाउंट बुक्स के अंदर क्या वैल्यू बची? 5,50,000 की, और हमने बेचा कितने में है? 6 lakhs में बेच दिया है हमने, यानी कि 50,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है हम लोगों को निकल कर आ रहा है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वी आर इन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज, क्योंकि हमारी अकाउंट बुक्स में उसकी वैल्यू कम थी और हमने ज्यादा 50,000 रुपए में उसको बेच दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। An equipment purchased is to be depreciated on a fixed installment system. The journal entry for charging depreciation is what? हम एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे इक्विपमेंट को हमने परचेज किया था और उसको अब डेप्रिशिएट करेंगे। तो जब भी कोई भी इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होता है तो क्या अकाउंट डेबिट होता है? डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? इक्विपमेंट का अकाउंट क्रेडिट होता है, वो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होता है। आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट,
द डिप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड वाइल द इक्विपमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अगेन ये डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। द रूल क्रेडिट द गिवर शुड बी एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट द गिवर को हम अप्लाई करेंगे। क्रेडिट द गिवर जो है हमेशा रियल अकाउंट्स के मामलों में यूज किया जाता है, सॉरी पर्सनल अकाउंट्स, नॉट रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में वी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। सो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, हम मिस्टर एक्स से सामान को खरीद रहे हैं, तो सामान किसने दिया है, मिस्टर एक्स ने दिया है, हम किसे क्रेडिट करेंगे, मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, जब भी कैपिटल मिलती है प्रमोटर से हम कैपिटल अकाउंट को वहां पर जो है वहां पे क्रेडिट कर देते हैं। टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, यस अगेन अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के अकाउंट को वहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो ऑल ऑफ द अबव हियर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। Clear? Next, question number 16. Ram sold goods to Shyam on credit worth rupees 50,000. Which among the following is correct journal entry made by Ram? करेक्ट जर्नल एंट्री राम की क्या होगी, राम ने जो सामान है, जो गुड्स हैं वो सेल किए हैं श्याम को और 50,000 रुपए का क्रेडिट पे उन्होंने सेल किया है। अगर राम के लिए बात करें तो दिस इज सेल्स, the sales account will be credited while the Shyam's account will be debited because the credit has been done on a the transaction has been done on a credit basis। तो अभी जो है एक्चुअल पेमेंट श्याम की तरफ से नहीं की गई है, तो अभी हम श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड वंस द पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम श्याम देन हमारी ट्रांजैक्शन एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देन व्हाट वी विल डू, कैश अकाउंट, अगर कैश में हमें पेमेंट मिल रही है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच, 50,000 रुपीज, एंड क्रेडिटेड किसको कर देंगे हम, श्याम के अकाउंट को। Clear? So correct answer here will be option number A. Next, question number 17. Which of the following is a nominal account? कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, रेंट पेएबल, सैलरी रिसीवेबल, कमीशन आउटस्टैंडिंग या नन ऑफ द अबव। तो जब भी हमने देखा है कि अगर नॉमिनल अकाउंट की हम लोग बात करेंगे तो जो पेएबल है वो पेएबल, रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, दीज आर ऑलवेज योर नॉमिनल अकाउंट बिकॉज दीज आर योर एक्सपेंसेस, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए है, सैलरी रिसीवेबल एंड कमीशन आउटस्टैंडिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू रिसीव, येट टू रिसीव जो ऑलरेडी पेंडिंग है। और ये सारी जो चीजें हैं वो क्या बनता है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है, गुडविल अकाउंट दोस्तों एक रियल इंटेंजिबल अकाउंट होता है, तो रियल अकाउंट है गुडविल का अकाउंट, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 19, क्रेडिट मींस व्हाट, क्रेडिट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द एसेट अमाउंट, नहीं, एसेट जब इंक्रीज होता है इट बिकम्स डेबिट। ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट में जब भी आपका इंक्रीज होगा तो वो आपका क्रेडिट होता है, लायबिलिटी अकाउंट में जब भी आपका डिक्रीज होगा तो आपका डेबिट होता है। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, डिक्रीज इन योर लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अ फर्म अलाउज डिस्काउंट ऑफ 5% टू इट्स कस्टमर व्हेनेवर दे मेक पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। जब भी आपकी पेमेंट एडवांस में होने की वजह से कोई डिस्काउंट आप ऑफर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, बिकॉज यू आर giving the payment beforehand, you are not purchasing it on credit, therefore the correct answer for this will be cash discount, right? So correct answer is option C, and this is all that we had to discuss in this session for the module A of the FM component. next session में हमारा जो lecture 10 हुआ, class 10 होगी, वहां पर हम module A को आपके साथ conclude कर देंगे और उसके बाद module B की हमारी शुरुआत होगी। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।